हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो से हम लोग हिस्ट्री के एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम सबसे पहले क्लास 6 के एनसीईआरटी को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर इस चैप्टर की बात करें, अगर आपके पास देखो बुक है तो बुक को खोल के रख लो और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे पीपीटी तो है ही इसकी, ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी फ्री और इसका लिंक मैं दे दूंगा अंदर डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके उसको डाउनलोड करें। इस चैप्टर में जो है हम पास्ट के बारे में समझेंगे, किस तरीके से हमारा जो मानव सभ्यता का जो पास्ट है ना, वो कैसे क्या रहा है, वो कैसे आगे चीज़ें इवॉल्व हुई और कैसे वहाँ पे चीज़ें और डेवलप होना चालू हुई कि आदि मानव से जो है सभ्यता की तरफ इतिहास मानव का कैसे बढ़ रहा है और कैसे जो है मानव रहता था। इसमें भी हम समझेंगे कि क्या पहले घर बनते थे या आज के तरीके से जो घर बन रहे हैं, या पहले भी हुआ करते थे या नहीं थे, तो वो कैसे उसका जीवन चल रहा था मानव का। फिर हम समझेंगे कि डेट्स कैसे कैलकुलेट होती हैं, कि डेट्स का भी तो एक पंगा रहता है हम लोगों को, हम समझ नहीं पाते कि बीसी क्या है, एडी क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा चर्चा करेंगे डिटेल में, और हम जो लैंड यानी कि बेसिकली भारत का जो नाम है वो भारत कैसे पड़ रहा है उसके बारे में समझेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले इस चैप्टर को। तो सबसे पहले समझते हैं कि इतिहास क्या है। तो व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो देखो बेसिकली इतिहास जो है ना वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकल के आया है और इसका अर्थ होता है जानना। अब क्या जानना, तो बेसिकली मानव सभ्यता का जो इतिहास होता है ना वो हम जानते हैं। अभी वो सारे चेंजेस या वो सारी इंपॉर्टेंट पहलू जो मानव विकास में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या जिसने मानव सभ्यता के विकास में भूमिका निभाई है, उसको हम बेसिकली इतिहास की दृष्टि से देख सकते हैं। और बेसिकली ये एक प्रकार से क्रमबद्ध इतिहास होता है, समझिए। तो फिर आप इसको समझने के क्या क्या तरीके हैं। तो बेसिकली देखो क्या हुआ कि जो पुरातात्विक जो दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास के ना बेसिकली 3 चरणों को उन्होंने बांट दिया है कि किस तरीके से मानव सभ्यता का जो है विकास हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसमें प्री हिस्ट्री की बात कही है, फिर उन्होंने प्रोटो हिस्ट्री बोला है, और फिर तीसरा जो उन्होंने पार्ट बोला वो हिस्ट्री का बोला है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हिस्ट्री जो है बेसिकली इतिहास जिसको कहा जाता है हिंदी में, यहाँ से जो है मानव सभ्यता का जो इतिहास है ना वो क्रमबद्ध रूप से पुस्तकों के द्वारा लिखा जाने लगा था। पुस्तकों में एक वर्णित चीजें जो थी वो यहाँ से चालू हो गई थी। फिर प्री हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्री हिस्ट्री में क्या है कि यहाँ पे लिखित इतिहास जो हमारे पास नहीं है, रिटन एविडेंसेस हमारे पास कुछ नहीं है कि कैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी या आदि मानव समाज जो है किस तरीके से वहां पे रहता था। तो बेसिकली दोनों में फर्क ये है कि हिस्ट्री से जो है यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा जाने लगा है। बट अगर यहीं हम प्रागैतिहास की काल की बात करें तो यहाँ से जो है इतिहास लिखने का ज्ञान अभी तक मानव में नहीं आया था, क्योंकि अब क्या हुआ कि वहां पे क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि पेपर नहीं है उनके पास लिखने के संसाधन नहीं है, तो वो कैसे लिख देंगे। फिर वहीं अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करेंगे तो प्रोटो हिस्ट्री बेसिकली इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड है। अब कैसे इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड है, तो इतिहास में क्या है क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया, और यहाँ पे क्या है कि अभी तक इनको नॉलेज ही नहीं है लिखने की इतिहास को। बट यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री आदि इतिहास में क्या हुआ कि इतिहास लिखा तो गया है, लिखित प्रमाण भी है हमारे पास, लेकिन उसको अभी तो पढ़ा नहीं गया है। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने लिखा नहीं इतिहास, उन्होंने लिखा इतिहास है, अपने तरीके लिखे हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता के बारे में लिखा है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो बेसिकली इन्होंने 3 जो है स्टेजेस बताई हैं। पहला प्री हिस्ट्री हो जाएगा, फिर आपका दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्ट्री। अब हम इसके जब इतिहास लिखा ही नहीं गया है तो हम इसके इतिहास को पढ़ेंगे कैसे समझेंगे इतिहास को। तो समझने के लिए बेसिकली हमारे पास फिर सोर्सेस का हम सहारा लेते हैं। अब सोर्सेस क्या होते हैं इतिहास में सोर्सेस वो होते हैं जिसके मदद से हम इतिहास को समझते हैं, इतिहास को लिखते हैं और ये समझते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं जो हैं किस तरीके से चल रही थी या उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सोर्सेस को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया लिखित प्रमाण और दूसरा हो गया पुरातात्विक प्रमाण। तो लिखित प्रमाण में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको हम हिंदी में मनुस्मृतियां बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है बेसिकली, ये एक जो है पाम लीफ, जो पाम का जो तार का जो पत्ता होता है ना उस पे लिखा जाता है, क्योंकि उस टाइम तक ना हमारे पास इंडस्ट्री डेवलप हुई थी पेपर निर्माण की, ना हमारे पास कोई प्रिंटिंग मशीन हुआ करती थी ना उस टाइम पे। तो अब लिखेगा आदमी कैसे, तो पत्ते जो हिमालय, बेसिकली ये पत्ते जो हिमालयन रीजन में पाए जाते थे जहां से ये पत्ते निकल के आते थे, तो इस पे जो है हम लोग लिखते थे अपना बारे में, सभ्यता के बारे में या अपना इतिहास लिखा करते थे। तो ये और इसमें क्या लिखा जाता था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम इसमें अपने धार्मिक विचारों को लिखते थे, उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको हम लिखा करते थे, राजा के बारे में लिखा करते थे। प्रशस्तियाँ बेसिकली वो उस टाइम पे बहुत फेमस थी कि राजा अपने दरबारी लेखकों से जो है अपने प्रशंसा में कुछ चीज़ लिखवाते थे, दवाओं के बारे में, विज्ञान के बारे में चर्चा करिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम समझते हैं कि लिखित जो है मैन्युस्क्रिप्ट में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती है। फिर हम समझते हैं कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो लिखित जो साक्ष्य हम मान सकते हैं वो इंस्क्रिप्शन होता है, जिसको अभिलेख कहते हैं। अब ये अभिलेख क्या है, अभिलेख बेसिकली क्या है कि चट्टानों पे, यहाँ तो पत्तों पे लिखा गया है बट वहाँ पे चट्टानों पे खोद के
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती थी। अब जैसे प्रेजेंट अगर सिनारियो देखें तो जो सरकार जैसे कोई बड़ा कोई सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहती है या कुछ ऐसा अवेयरनेस कैंपेन चलाती है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं। तो बेसिकली एक प्रकार से वही उसी का ही एक प्रकार समझ सकते हैं कि अभिलेख जो है वो यही होते थे जो राजा अपने राजा जो है फरमान जारी करता था, या राजा कुछ ऐसा कोई नोटिस या कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट संदेश देना चाह रहा है अपनी प्रजा को, तो वो अभिलेखों के माध्यम से, क्योंकि इतने बड़े लार्ज अमाउंट में सारे हर मनुष्य के बारे में या हर प्रजा को जो है एक एक जाके तो वो बात कही नहीं जा सकती ना, तो इसीलिए जो है इंस्क्रिप्शन का यूज किया गया। और इसमें जो है उनके विक्ट्रीज के बारे में कि क्या क्या उन्होंने बैटल्स लड़े हैं, बेसिकली प्रशंसा, यहाँ पे प्रशंसा हो रही है पाम लीफ में लिख के, बट यहाँ पे अब आके अभिलेखों के बारे में, तो अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है मान ली, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि अब जब मॉडर्न पीरियड में आएंगे तो अशोक के बारे में समझेंगे, तो अशोक का तो पूरा इतिहास ही जो है अभिलेख के माध्यम से लिख दिया गया है और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो उसने अपने सारे अभिलेख के माध्यम से अपनी चर्चा करी, कलिंग वॉर के बारे में बताया है ना, और अपने प्रजा के बारे में, प्रजा को संदेश दिया कि प्रजा कैसी होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम अभिलेख में पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक दूसरा जो हमने सोर्स का जो पार्ट समझा है वो है पुरातात्विक प्रमाण। अब ये प्रमाण कहते हैं बेसिकली जो भी हमको बिल्डिंग मिलती हैं, जो हमको सिक्के मिले या जो हमको मूर्तियां गढ़ी मिल जाती हैं, खुदाई के माध्यम से जो हमको चीजें प्राप्त हो रही हैं, उसको हम जो है पुरातत्व की श्रेणी में रखते हैं। पुरातत्व की श्रेणी में वो सब चीजें आ जाती हैं जो हमें जमीन से खोद के मिली हुई हैं, जिसमें हमारे पॉटरी हो जाती हैं, मटके हो जाते हैं, ईंट हो जाती है, या फिर कोई धातु की कोई मुद्रा निकल के आ गई या धातु की कोई मूर्ति निकल गई। तो ये सारी चीजें जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आ जाती है। तो प्री हिस्ट्री जो हमारा जो टाइम पीरियड था, तो वहां पे हमने पहले ही बताया कि वहां पे कोई लिखित इतिहास हमारे पास नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो हम उसको बेसिकली इन्हीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से वहां पे चीजें प्राप्त हो रही हैं, मटके प्राप्त हो रहे हैं। तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि वहां की सभ्यता जो उस टाइम पे आदि मानव समाज जो इस तरीके से रहता होगा, या इस तरीके से अपने जीवन यापन को, डे बाई डे के जीवन यापन को चलाता होगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो, समझने से पहले अब यही चीज है कि अब ये टाइम पीरियड भी तो हमको समझना पड़ेगा ना कि ये किस टाइम पीरियड का है। तो समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज निकल के आती है कि डेट्स कैसे कैलकुलेट होती है। अक्सर दिक्कत हो जाती है, जो नहीं इतिहास पढ़े हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो समझते हैं कि बीसी और एडी का क्या मतलब होता है, कि कैसे डेट्स कैलकुलेट हो रही है इतिहास में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वहां पे ये है कि जीसस का जो जन्म हुआ है, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है, उसको हम लोगों ने जीरो मान लिया है, ठीक है, कि ये टाइम पीरियड जिस समय वो पैदा हुए वो जीरो हो गया। अब उसके जो पहले का जो टाइम पीरियड है, जो जीसस के पहले का जो समय था, वो हम लोगों ने बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले का जो काल मान लिया गया है, उसको हम बीसी बोल देते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे देखो, ये चलेगी रिवर्स में डेट, कि हमने देखा कि 2600 बीसी आया, फिर 2500 बीसी आया, फिर 2400 आया, फिर 2 बीसी, 1 बीसी, है ना, फिर 0। तो जीसस का जो जन्म हो रहा है वहां से जो है हम इसको एक, क्योंकि कन्फ्लिक्ट बहुत था कि हम डेट्स को कैसे, इतनी सारी डेट्स को हम एक जगह कैसे रख सकते हैं ना, तो इसलिए जो है जीसस के जो जन्म को एक बॉर्डर लाइन मान ली गई कि इससे पहले का जो टाइम होगा वो बीसी कहलाएगा, और इससे आगे का जो आगे का जो टाइम आएगा उसको हम एडी बोलेंगे, जिसको हम पूरा नाम इसका जो होता है एनो डोमिनी हम जिसको कह सकते हैं, जिसको एडी हम शॉर्ट में बोलते हैं। फिर अगर कहीं कहीं हम लोग इसको कॉमन एरा भी डिस्कस करते हैं कि सीई भी लिख दे। देखो बेसिकली क्या है, इतिहासकार के ऊपर वो किस तरीके से डेट्स को दिखाना चाह रहा है, तो वो सीई लिख दिया उसने कहीं, ठीक है। फिर इसी जगह हम लोग बीसीई देख लेते हैं, बीसीई लिखा हम लोग को मिलता है, तो बीसीई बेसिकली हो गया बिफोर कॉमन एरा, है ना, कि ईसा मसीह के पहले का जो टाइम है। फिर सीई हमने समझ लिया कि कॉमन एरा। तो ये सब चीजें हैं, तो बेसिकली जो डेट्स को कैलकुलेट करके या डेट्स को रिप्रेजेंट करती है कि इस तरीके से डेट्स हम लिखते हैं। अब हम समझते हैं कि मानव रह कहाँ रहा है। तो इस बुक में जो है चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस दी हुई हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे ऑप्शनल में 20 नंबर का जो मैपिंग आती है, 20 क्वेश्चन जो आते हैं, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि लोकेशन मैप पे शो करना, उनके बारे में लिखना। तो इसमें कौन कौन सी लोकेशन दी हुई हैं, तो नर्मदा के बारे में बताया गया है, सुलेमान और कीरतार हिल्स के बारे में, गारो हिल्स के बारे में, ठीक है, इंडस रिवर और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी, तो गारो हिल्स के बारे में ये हो गया। फिर आपका बिंदियन और सतपुड़ा वाला ये एरिया हो गया। फिर ये सुलेमान रेंज आपकी हो गई, कीरतार रेंज, सुलेमान रेंज, है ना। तो इन सब के बारे में जो है इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस बताई गई हैं, और उसमें बताया गया कि मानव किस तरीके से रह रहा है। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले नर्मदा के बारे में समझते हैं कि यहाँ पे जो है बेसिकली जो सेवरल 100,000 ईयर पहले मानव रह रहा था, और यहाँ का जो मानव था ना, वो संग्रहकर्ता, जिसको गैदरर्स कहते हैं, संग्रहकर्ता जो था वो था। लेकिन इसमें ना क्या एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है स्किल्ड गैदरर था,
इसको अपना फूड कलेक्ट करना अच्छे से आता था, ये सारी ट्रिक्स जानता था और इसको सब पता था कि कौन सा फूड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा फूड मेरे लिए अनहेल्दी है, तो पॉइजनस फूड कौन सा है, तो ये सब चीज़ें जानता था। प्लांट की जो है इंपॉर्टेंस को ये समझता था कि किस तरीके से प्लांट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हर तरीके के जो है प्लांट्स में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो रह रहा है मानव, तो वो एक बेसिकली हंटर और गैदरर के रूप में रह रहा था। फिर आगे समझते हैं कि सुलेमान और कीर्थार हिल में क्या था। तो सुलेमान और कीर्थार हिल में जो है बेसिकली यहाँ पे आते आते जो है मनुष्य ने जो है क्रॉप उगाना चालू कर दिया था। क्रॉप उगाना चालू कर दिया, सबसे पहले वीट एंड बार्ले सब उगाया 8,000 साल पहले, यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो उसको जो है जानवरों के बारे में भी पता चला कि जानवर भी जो है कहीं ना कहीं से एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसने जो है जानवरों को या एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेशन करना या फिर अपने घरों में रखना चालू कर दिया, जिसमें उसने शीप, गोट एंड कैटल जो बेसिकली हैं इसको अपने घरों में पालना चालू किया। फिर इसी के बाद हम गारो हिल्स और विंध्यास हिल्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है एग्रीकल्चर डेवलप हुई। अब एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद जो है विलेज का भी डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है कि अभी तक क्या था कि जब मानव जो है हंटर गैदरर्स के रूप में रह रहा था, तो जहाँ पे जैसे इस लोकेशन में उसके पास खाना मिल रहा है, तो यहाँ पे उसने सारे संसाधनों का यूज़ किया, और जब वो संसाधन खत्म हो गए तो फिर आगे की तरफ मूव करा। आगे मूव करता है तो वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे उसने सारे संसाधन मिले, तो इस तरीके से वो यहाँ के संसाधनों का यूज़ कर रहा है। जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। बट एग्रीकल्चर होने के बाद क्या हुआ कि उन्हें एक फिक्स जगह पे, एक फिक्स लोकेशन पे खाने का सामान भी मिल रहा है और वो उगा भी रहे हैं उस चीज़ को, तो वो उन्होंने क्या हुआ एक जगह रहना स्थापित कर दिया। इससे क्या हुआ कि विलेज का जो है डेवलपमेंट चालू हो जाता है। कि विलेज कैसे निकल के आया, जब उनके पास एक जगह स्थापित होकर या एक जगह स्टेबल होकर रहने लगेंगे, तो इसलिए डेवलपमेंट होने लगा विलेज का। फिर अब जब सबसे पहले एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चावल सबसे पहले गारो हिल या विंध्यास जो हिल है उसके एरियाज को जो है वहाँ पे चावल के प्रमाण मिले हैं उगाने के। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे समझते हैं और कौन सी लोकेशन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे फिर इंडस यानी कि सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया गया है, और गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी बेसिकली सोन नदी जो है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 4700 ईयर पहले यहाँ पे अर्लीस्ट सिटीज़ जो हैं फ्लरिश्ड हुई थी। अब ये 4700 ईयर पहले की क्या बात हो रही है, तो यहाँ यानी कि 2013 अभी और फिर 2000 साल और, तो अराउंड 2500 BC के आसपास जो है यहाँ पे सिटीज़ का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। कौन सी सिटीज़, तो 2500 BC के अराउंड हमको पता है कि हड़प्पा डेवलप हुई है इंडस के आसपास। तो यहाँ पे हड़प्पा के बारे में बात चल रही है कि 4700 ईयर पहले जो है हड़प्पा यहाँ पे पैदा फ्लरिश्ड हो रही है। फिर उसके बाद हम 2500 ईयर्स एगो के बारे में बात करेंगे, तो 2500 ईयर्स में आते आते यानी कि 600 BC के आसपास, 600 BC के अराउंड, या फिर हम बात करें कि मगध एम्पायर की जो बात चल रही है वहाँ पे आते आते जो है यहाँ पे गंगा नदी के आसपास जो है इसको मगध एम्पायर जो है इस्टेब्लिश हो रहा है। और ये जो मगध एम्पायर है हम इसको आगे जाके देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट जो है एक प्रकार से एम्पायर बन जाता है। आगे जाके इसमें नंद डायनेस्टी आती है, शुंगा डायनेस्टी आती है, फिर आगे जाके मौर्यास जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो रूल करते हैं, फिर उसके बाद अशोका आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर बन जाता है कि हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ये इसका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर इसके बाद जो है जब ये डेवलपमेंट होगा ना, तो पावरफुल किंगडम्स का भी डेवलपमेंट होने चालू हो जाएगा। यहाँ पे आके पावरफुल किंगडम्स डेवलप होंगे, फिर उसके बाद जो है विलेज स्टैब्लिश होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि लोग जो है ट्रैवल करना चालू करेंगे, अर्बनाइजेशन हो जाएगा। अर्बनाइजेशन होने के बाद से जो है वो माइग्रेशन चालू हो जाता है आदमी का। अब माइग्रेशन क्यों होता है, तो माइग्रेशन के भी कई कारण रहते हैं कि अपनी लाइवलीहुड को सर्च करने के लिए जो है इंसान जो है इधर से उधर ट्रैवल करता है। फिर वो नेचुरल डिजास्टर्स जो आती हैं उसको जो है वो बचने के लिए जो है वहाँ पे ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद आर्मी का जो मूवमेंट होता है इधर से उधर, फिर अदर लैंड्स को कॉन्कर करने के लिए जो है वो माइग्रेशन होता है। तो बेसिकली वही है कि संसाधन का जो लड़ाई होती है उसको हम कहते हैं कि जब किंगडम्स पैदा हो जाएंगे तो फिर संसाधनों की लड़ाई चालू हो जाएगी कि मेरे संसाधन ज़्यादा होने के बाद मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं या फिर मैं किसी पे अटैक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से लैंड्स का जो एक्वायरमेंट होगा वो हो जाएगा। मर्चेंट्स जो हैं वो इधर से उधर ट्रैवल करेंगे, अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे। फिर रिलीजियस टीचर्स जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जितनी भी मेजर जो नदियाँ हैं या मेजर जो रिवर बॉडीज़ हैं उसके आसपास जो है अर्ली सिटीज़ जो है फ्लरिश्ड हुई हैं। इंडस के आसपास हमने देखा तो सबसे पहले बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, फिर उसके बाद मगध एम्पायर भी गंगा नदी के। तो यहाँ से कहना है क्योंकि अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया है, तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पानी। तो पानी हमें यहाँ से मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि नदियों के आसपास का जो लैंड होता है वो फर्टाइल लैंड होती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन या सिटीज़ है वो नदियों के आसपास आके
फ्लरिश हो रही है या फिर एक परमानेंट सेटलमेंट जो हो रहा है लोगों का, वो नदियों के आसपास ही हो रहा है। फिर आगे देखते हैं कि भारत का जो नाम है वो इंडिया या फिर हिंदुस्तान कैसे पड़ रहा है। तो इसके बेसिकली भारत के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। अब ये कैसे पड़े, इसके पीछे भी ऐतिहासिक जो है प्रामाणिकता है। अब इंडिया की बात करें तो इसका जो नाम पड़ा है वो इंडस नदी से निकल के आया है, जिसको जो सिंधु नदी को बोला जाता था इंडस। तो वो ये कहाँ से निकल के आया, जो ईरानियंस थे बेसिकली और ग्रीक्स जो थे वो इंडस नदी से परिचित थे कि इंडस नदी यहाँ पे बहती है। तो उन्होंने जो बोला कि इंडस नदी के जो उस पार का जो क्षेत्र है उसको इन्होंने हिंडोस या इंडोस बोला, जहाँ से जो है वो हमारा नाम जो है इंडिया निकल के आ रहा है। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो ईरानियन और ग्रीक्स ने इसको नाम को हमारे इंडिया को जो है पॉपुलर किया है। फिर वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का बेसिकली हमारे प्राचीनता ये रही है कि इसको हमारे ऋग्वेद में जो है इसको दर्शाया गया है कि भरत नाम के नाम से हमारा भारत नाम पड़ा है। तो ये दो नाम है भारत के, इंडिया और भारत जो है। अब इसको संविधान में भी हम देखेंगे कि संविधान में भी इसका नाम दिया गया है इंडिया दैट इज भारत, जो आर्टिकल 1 में दिया गया है। तो इस तरीके से जो है इसकी प्रामाणिकता हम देखते हैं कि भारत का जो नाम है वो इस तरीके से पड़ रहा है कि एक तरफ ईरानियन और दूसरी तरफ इसका जो है प्राचीनतम ग्रंथों में हमारे इसका भारत नाम दिया गया है। तो ये इस चैप्टर में इसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर दी हैं। बाकी आगे के जो चैप्टर होंगे उसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो बाकी इस चैप्टर में इतना ही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो। और ये टेलीग्राम का लिंक है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी भी हो या फिर सारी PDF जो है इसमें इस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाके एक बार चेक कर लेना। और जो भी इंपॉर्टेंट कोई मैसेज हो या कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।